हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं बेस्ट 50 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट के लिए। आज है इसका डे 5। डे 1 से लेकर डे 4 तक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आज फिर से बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे आज के सेशन में। एग्जाम में याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग सभी आपके पढ़े हुए आएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से एग्जाम में कंसंट्रेशन के साथ में आंसर किया, तो आप डेफिनेटली कंप्यूटर में एक बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि इसके अलावा होगा क्या, है ना, कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा जो हम लोगों ने करवाया ना हो। बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। बस अपने आप को एक बार ये बोलने की रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूटर में सबसे हाईएस्ट स्कोर इस बार हम करेंगे, है ना। ये अपने आप से बोलने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू एक बार चेक करते हैं कि आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किया। जो भी स्कोर आपने किया होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, काफी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास में आती है कि सर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या ये कोर्स परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के बाद डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट मिलेंगे। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो नो डाउट कि आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, फिर वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से आप एप्लीकेशन पर इस कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर लगभग सभी कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही दिया है। क्या था ये क्वेश्चन? Which function will be used to enter current time in a worksheet cell? MS Excel में वर्कशीट सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? और करेक्ट आंसर है नाउ फंक्शन का। करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए MS Excel में नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। दो बातें हम लोग को पता होनी चाहिए। कौन सी? टुडे फंक्शन और नाउ फंक्शन। टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करंट डेट के लिए करते हैं, जबकि नाउ फंक्शन का यूज करंट डेट और टाइम के लिए करते हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा था? टाइम, इसीलिए आंसर क्या आया है? नाउ फंक्शन इज द राइट वन। ये दोनों ही याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट। तो 50 क्वेश्चंस का सफर शुरू हो चुका है गाइस। पहला क्वेश्चन ये रहा। आते हैं आपको क्वेश्चंस, करिए इनके आंसर्स को। व्हाट इज डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 या A3? बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं लिब्रा ऑफिस की बात करें या MS ऑफिस की, सभी जगह पर जो पेज ओरिएंटेशन है वो दो तरीके के होते हैं, एक पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पोर्ट्रेट विल बी द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट। Any expression that begins with an equals to in MS Excel 365 is treated as। कोई भी अभिव्यक्ति जो MS Excel 365 में
बराबर से शुरू होती है उसे किस रूप में माना जाता है? हम लोग जानते हैं एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मूला इज द राइट वन। किसी भी फॉर्मूले को लिखने से पहले इक्वल्स टू का सिंबल लगता है। नेक्स्ट, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाय। वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जैसे एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर हम वर्ड्स को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सबसे पहला किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? आईबीएम, एचपी, इंटेल या माइक्रोसॉफ्ट? वेरी गुड गाइस, करेक्ट आंसर इज आईबीएम। सबसे पुरानी कंपनी आईटी सेक्टर में, दैट इज आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, which option is used to insert the related hints of a slide in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? हिंट्स को डालने के लिए, संकेत को डालने के लिए स्लाइड्स में किसका यूज करते हैं? नोट मास्टर का, प्रेजेंटेशन मास्टर का, स्लाइड मास्टर का या हिंट मास्टर का? बिल्कुल सही, हिंट्स का मतलब यहां पर हम लोग स्लाइड मास्टर का यूज करते हैं, जहां पर एक स्लाइड पर जो भी हम अपडेट करेंगे वो सभी स्लाइड पर अपडेट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा गाइस? स्लाइड मास्टर इज द राइट वन। नेक्स्ट, which of the following in MS PowerPoint 365 will not advance the slide in a slideshow view? MS PowerPoint 365 में निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा? स्लाइड्स को आगे बढ़ाने के लिए जैसे हम देखिए यहां पर पीछे भी बढ़ा सकते हैं स्लाइड्स को, और यहां पर स्लाइड्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो किसकी मदद से स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं? एस्केप की, स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन? स्पेस बार की मदद से बिल्कुल हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम एंटर की मदद से भी आगे बढ़ा सकते हैं, माउस के बटन पर क्लिक करके भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एस्केप की मदद से हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एस्केप करेंगे तो स्लाइड शो से एग्जिट हो जाएगा। हम जानते हैं स्लाइड शो से एग्जिट करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? एस्केप की। समझ में आया? नेक्स्ट वन, द एक्टिव सेल इज M10, इफ यू प्रेस द एंटर की देन यू विल रीच एट। सक्रिय सेल M10 है, यदि आप एंटर कुंजी दबाते हैं तो आप डैश पर पहुंचेंगे। M10 प्रेस करने पर जब हम M10 वाली सेल पर आएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा? हम अगली सेल पर आ जाएंगे, यानी M10 पर हैं तो M11 पर आ जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, M11। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अ वीडियो कॉन्सिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ। एक वीडियो में अनुक्रम होता है। वीडियो किससे मिलके बनी होती है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज किससे मिलके बनी होती है, तो आपको पता है, आप कहेंगे पिक्सल से। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वीडियोस होती हैं ये किससे मिलके बनी होती हैं, ये किसका सीक्वेंस होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेम्स का। दैट इज द ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट वन। तो अ वीडियो कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। नेक्स्ट, dash get propagated through network and technologies like SMS, Bluetooth, wireless medium, USB and infrared to affect the mobile phones. डैश मोबाइल फोन का प्रभावित करने के लिए SMS, ब्लूटूथ, वायरल माध्यम, USB और इंफ्रारेड जैसे नेटवर्क और तकनीकों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। बताइए इन सब मेथड से क्या हम नेटवर्क में प्रोपोगेट करते हैं? मैलवेयर को,
यानी वो वायरस भी हो सकता है, वो वॉर्म भी हो सकता है, वो ट्रोजन भी हो सकता है। इन सबको हम एक टर्म में क्या बोल सकते हैं? मैलवेयर बोल सकते हैं, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। सो द करेक्ट वन इज मैलवेयर। नेक्स्ट, in MS PowerPoint 365, the handout master contain placeholders for all the following except for all of the following except MS PowerPoint 365 में हैंडआउट मास्टर में निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर होते हैं। प्लेस होल्डर क्या क्या होता है ये हम जानते हैं। डॉटेड बॉक्स को बोलते हैं प्लेस होल्डर, जिसमें ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यानी कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट या टाइटल, है ना, नॉर्मल वाली अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हैंडआउट मास्टर की, यहां पर टाइटल नहीं हम इंक्लूड करते हैं प्लेस होल्डर के अंदर। प्लेस होल्डर के अंदर हम स्लाइड नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, फुटर इंक्लूड कर सकते हैं, हेडर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन टाइटल को इंक्लूड नहीं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा था? इन MS PowerPoint 365 द हैंडआउट मास्टर कंटेन्स प्लेस होल्डर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के लिए प्लेस होल्डर का यूज करते हैं, लेकिन किसके लिए प्लेस होल्डर का यूज नहीं करते? तो हम जानते हैं कि टाइटल के लिए प्लेस होल्डर का यूज नहीं करते, एक्सेप्ट क्या, है ना। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वेरी इजी वन। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूबुंटू, विंडोज, ड्रूपल या लाइनेक्स। यूबुंटू ओपन सोर्स है, ड्रूपल भी ओपन सोर्स है, लाइनेक्स भी ओपन सोर्स है, लेकिन विंडोज हमारा क्या है? पेड है, माइक्रोसॉफ्ट का पेड है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? विंडोज इज द राइट वन। नेक्स्ट, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप MPEG इज यूज्ड टू कंप्रेस। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यानी MPEG का प्रयोग किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? बहुत ध्यान से देख के बताइएगा, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। MPEG, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, इसका यूज हम कहां करते हैं? फ्रेम्स, इमेजेस, ऑडियो या वीडियोस। वीडियो को कंप्रेस करने के लिए MPEG का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। MPEG की फुल फॉर्म भी, और किसको कंप्रेस करने के लिए? वीडियोस को कंप्रेस करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इनमें से ओपन सोर्स कौन सा है? फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें एडिटिंग भी कर पाए, ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है? एडोब, MS वर्ड, लिब्रा ऑफिस या स्काइप? बिल्कुल सही, हम जानते हैं कि लिब्रा ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या होगा? लिब्रा ऑफिस इज द राइट वन, द ऑल्टरनेटिव ऑफ MS ऑफिस, MS ऑफिस का ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू शेयर अ डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं, एंड यू वांट पीपल टू जस्ट सी इट, और आप चाहते हैं कि लोग उस डॉक्यूमेंट को सिर्फ देख पाए, एंड नॉट एडिट इट, और उसमें कोई भी बदलाव ना कर पाए, देन हु शुड यू यूज? तो आप किसका यूज करेंगे? यदि आप एक दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देखें और इसे संपादित ना करें, इसमें कोई बदलाव ना कर पाए, तो क्या आपको उपयोग करना चाहिए? ODT, DOCX, PDF या DOC? करेक्ट आंसर है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। हम लोग जानते हैं कि PDF फाइल में किसी भी तरीके के चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, ये नॉन एडिटेबल होती है। कई बार अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम कर पाते हैं, लेकिन अक्सर जो नॉर्मल PDF होती है दैट इज नॉन एडिटेबल इन नेचर। नेक्स्ट, ऑल द टैग्स प्रेजेंट इन HTML आर। HTML में जितने भी टैग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन केस सेंसिटिव, लोअर केस, अपर केस
या केस सेंसिटिव? बताइएगा। हम जानते हैं कि HTML में जो भी कुछ लिखते हैं वो टैग के अंदर लिखते हैं, और HTML में जो भी लिखा जाता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी अपर केस में लिखें या लोअर केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस दैट इज कॉल्ड नॉन केस सेंसिटिव। ऑप्शन 1 इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर HTTP प्रोटोकॉल? निम्न में से कौन सा HTTP प्रोटोकॉल के लिए सही है? स्टेटलेस है, स्टेटफुल है, बोथ ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है? अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेटलेस का मतलब क्या है या स्टेटफुल का मतलब क्या है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। समझिएगा, स्टेटलेस का मतलब, जैसे सपोज करिए कि आपने गूगल पर कुछ सर्च किया, कुछ भी सर्च किया आपने गूगल पे, यूपीपीसीएल रिगार्डिंग वीडियो सर्च करी, उसके बाद आपने कुछ शॉपिंग रिलेटेड सर्च किया। ये दोनों सर्च क्या आपस में डिपेंडेंट है? नहीं, ये सारी सर्चेस क्या हैं, इंडिविजुअल चलेंगी, इनका एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होता। इसे बोलते हैं स्टेटलेस। स्टेटफुल का मतलब जहां पर दो सर्चेस या दो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं स्टेटफुल। जहां पर सर्चेस आपस में डिपेंडेंट होती हैं, उसे बोलते हैं स्टेटफुल। कुछ समझ में आया होगा। तो HTTP क्या है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज कंसीडर्ड एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब याद रखने वाली बात क्या है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टेटलेस की कैटेगरी में HTTP, DNS और UDP आता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, सर्वर के प्रोस्पेक्टिव से, UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। स्टेटफुल प्रोटोकॉल में तीन प्रोटोकॉल्स आती हैं, TCP, टेलनेट और FTP। कौन कौन सी? TTF, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेलनेट रिमोट प्रोटोकॉल, और FTP जिसका यूज हम लोग जानते हैं अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये स्टेटफुल है। याद रहेगा ना ये बात। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ब्राउजर और सर्च इंजन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सफारी क्या है? ब्राउजर है। याहू सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन, और डक डक गो भी क्या है? सर्च इंजन। तो इसका मतलब सफारी एक तरीके का ब्राउजर है जो कि सर्च इंजन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सफारी। नेक्स्ट, the huge number of devices connected to the IoT to communicate automatically, it is called। बड़ी संख्या में डिवाइस जुड़े हुए हैं IoT स्वचालित रूप से संवाद करने के लिए, ये क्या कहा जाता है? समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर्स, है ना, बहुत सारी डिवाइसेस। टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली, जो आपस में संवाद करती हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्हें क्या बोलते हैं? बॉट टू बॉट कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, स्काईनेट या इंटर क्लाउड? करेक्ट आंसर होगा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एक मशीन जब दूसरी मशीन से कोऑर्डिनेट करती है तो दैट इज कॉल्ड M2M कम्युनिकेशन, और इस तरीके की कम्युनिकेशन क्या है? IoT बेस्ड कम्युनिकेशन। समझ में आया। नेक्स्ट, in MS Excel 365 spreadsheet, data can be sorted using। MS Excel 365 स्प्रेडशीट में डेटा को किसका उपयोग करके सॉर्ट किया जा सकता है? सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है स्प्रेडशीट में? फिल्टर,
एरे, लुकअप या ऑपरेटर फंक्शन? बिल्कुल सही। फिल्टर का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, है ना, किसी भी मैनर में जो भी हम चाहते हैं उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज फिल्टर आउट। नेक्स्ट, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 58 टू बाइनरी। पॉज करिए वीडियो को और निकालने की कोशिश करिए इसके आंसर को। हेक्साडेसिमल संख्या 5A को बाइनरी में बदलें। कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में 4-4 के पेयर बनाए जाते हैं, ऑक्टल में 3-3 के पेयर बनते हैं, हेक्साडेसिमल में 4-4 के बनते हैं। तो 5 को क्या आप 4 के पेयर में बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए का मतलब क्या है? 10। क्या 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4-4 के पेयर में करना है तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? दिस विल बी दी राइट वन। सबसे पहले हमने क्या किया? 5 लिखा, 1 2 4 8 लिखा, किसको प्लस करने पर 5 मिलेगा? 4 और 1 को, तो 0 1 0 1 आ गया। ए के केस में 10 आया, 4 के पेयर 1 2 4 8, किसको प्लस करने पर 10 मिलेगा? 8 और 2 को 1 0 1 0 कंबाइन करके लिख दिया तो आंसर मिल गया 0 1 0 1 1 0 1 0। वेरी गुड। बताइए नेक्स्ट। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय। ये एक प्रोटोकॉल है जिसे SSL बोला जाता है। इसको किसने डेवलप किया है? सिक्योर सॉकेट लेयर SSL किसके द्वारा विकसित एक प्रोटोकॉल है? IETF, एप्पल, नेटस्केप या HP? क्या होगा करेक्ट आंसर? हम जानते हैं कि HTTPS में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से SSL सर्टिफिकेट का यूज किया जाता था और इसको एडवांस करके TLS का यूज अब किया जाता है। अब SSL की जगह पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही काम करती है ना, TLS प्रोटोकॉल। तो ये जो SSL का कॉन्सेप्ट है ये नेटस्केप कंपनी के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? नेटस्केप कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, डैश इज अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल डिजाइंड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। डैश एक क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, एक ऐसी प्रोटोकॉल जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को फॉलो करती है, क्रिप्टोग्राफी को फॉलो करती है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई। क्या होगा? FTP, टेलनेट, TCP/IP या TLS? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो SSL यूज होती है या TLS यूज होती है। तो आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS इज द राइट वन फॉर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच कमांड लाइन कैन बी यूज टू रीस्टार्ट अ रनिंग लाइनेक्स सिस्टम इमीडिएटली? चल रहे लाइनेक्स सिस्टम को तुरंत पुनरारंभ करने के लिए, पुनः आरंभ करने के लिए किस कमांड लाइन को उपयोग किया जाता है? बताइएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि लाइनेक्स का इस्तेमाल करते समय अगर हमें सिस्टम को क्या करना है? रीस्टार्ट करना है, तो इसके लिए कौन सा कमांड देंगे जो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा? आंसर है शट डाउन -R नाउ। इसकी मदद से रनिंग सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं? रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, शट डाउन -R नाउ। नेक्स्ट, द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय। कह रहा है नॉर गेट और गेट है जिसके बाद आता है क्या? एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट या नन ऑफ दीज? आप जानते हैं कि नॉर गेट में एन का मतलब क्या है? नॉट गेट, फॉलोड बाय और गेट, दैट इज कॉल्ड नॉर गेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नॉट गेट। क्लियर है? समझ में आया आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट,
अ नैंड गेट हैज डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। हम जानते हैं कि दो तरीके के यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर। ये दोनों ही आपके यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। नैंड गेट की खास बात क्या है कि यहां पर क्या होगा, कैसा इनपुट और कैसा आउटपुट होगा, लो इनपुट लो आउटपुट, हाई इनपुट हाई आउटपुट, लो इनपुट हाई आउटपुट, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है लो इनपुट पे हाई आउटपुट जनरेट करता है नैंड गेट, है ना। यही तो इसकी खास बात है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, लो इनपुट हाई आउटपुट। यानी कहीं भी अगर आपको जीरो मिलेगा, लो का मतलब जीरो, हाई मतलब 1, कहीं पर भी जीरो मिल जाएगा तो 1 आपका आउटपुट जनरेट होगा। देखो 0 0 0 मिल गया 1 आ गया, 0 1 0 मिल गया 1 आ गया, 1 0 1 0 0 मिल गया, लो मिल गया 1 आ गया, हाई आ गया, और फिर 1 1 कोई भी लो नहीं मिला, तो लो नहीं मिला तो यहां पर क्या हो गया, 0 आ गया यहां पर, है ना। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन क्या बता रही है, लो इनपुट हाई आउटपुट। लो का मतलब अगर कहीं पर भी 0 देख लेंगे तो 1 लगा देंगे आउटपुट में। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, ट्रुथ टेबल है। याद रखिएगा, लॉजिक गेट को डिफाइन करने के लिए ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT was coined in डैश बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट डैश। कंप्यूटर वैज्ञानिक डैश द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को डैश में गढ़ा गया। तो IoT कब आया, पहली बात, और किसके द्वारा लाया गया, फाउंडर कौन है IoT के, यह भी आपको बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। द करेक्ट आंसर इज 1999, केविन एस्टॉन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कॉइन किया गया 1999 में, और इसके कंप्यूटर साइंटिस्ट फाउंडर कौन है IoT के, केविन एस्टॉन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल यूज्ड टू लिंक ऑल डिवाइसेस इन IoT। बताइए आंसर। IoT में सभी उपकरणों को लिंक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की पहचान करें। सभी डिवाइसेस को लिंक किया जाता है इंटरनेट से IoT में, हम जानते हैं। इसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, TCP/IP का, UDP का, नेटवर्क का, या HTTP का। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत सोच के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज TCP/IP प्रोटोकॉल, जहां पर ब्लूटूथ की मदद से, जिगबी की मदद से हम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। यहां पर पॉपुलर प्रोटोकॉल कौन सी है, TCP/IP इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज होगा, विच ऑफ दीज फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी, विच ऑफ देयर, हाँ हो सकता है ये भी सही है, विच ऑफ देयर फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स mesh network architecture in easiest way। इनमें से कौन सी वायरलेस तकनीक सबसे आसान तरीके से mesh network architecture प्रदान करती है। mesh network मतलब हाई रिलायबल वन। mesh टोपोलॉजी याद करिए, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था mesh टोपोलॉजी पर, कि mesh टोपोलॉजी क्या है, काफी एक्सपेंसिव भी है, काफी रिलायबल भी है, काफी ज्यादा वायर भी इसमें यूज होती है। मैश टोपोलॉजी की मदद से होम ऑटोमेशन भी किया जाता है। घर में पूरे तरीके से अगर हमें चीजों को ऑटोमेटिक करना है, मैनुअल से हटाकर सब चीज ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे जार्विस, है ना। जार्विस में क्या है, हर चीज ऑटोमेटिक है। आप घर में आए, लाइटें जल गई, आप घर से बाहर गए और अपने आप लाइट्स बंद हो गई, आप रूम में एंटर हुए, लाइट्स AC अपने आप चल गया, आप रूम से बाहर निकले, अपने आप सब बंद हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये मैश टोपोलॉजी की मदद से पॉसिबल है। और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है वो क्या है,
जिगबी है। तो होम ऑटोमेशन के लिए ज्यादातर किसका यूज करते हैं गाइस? मैश टोपोलॉजी में जिगबी का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में मैश नेटवर्क मिल जाए तो याद रखिएगा होम ऑटोमेशन की बात हो रही है, और होम ऑटोमेशन के केस में जिगबी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी ब्लूटूथ से भी। देखो ब्लूटूथ भी क्या है, मैनुअल है एक तरीके से, है ना, यहां पर हमें कनेक्शन ओरिएंटेड करना पड़ता है। और ब्लूटूथ की रेंज की बात करें तो ये स्पेसिफिक है, जबकि जिगबी होम ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया टेक्निक है डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने की। वेरी गुड। नेक्स्ट, जिगबी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड? IEEE स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो जिगबी का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? 802.5? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो टोकन रिंग है। 802.15.4 हो सकता है, 802.4.13 ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 802.11 ये तो वाईफाई का होता है। सिर्फ 15 होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन का, 15.1 होता है ब्लूटूथ का, और 15.4 होता है जिगबी का। यानी करेक्ट आंसर होगा IEEE 802.15.4 फॉर जिगबी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर? बहुत फेमस क्वेश्चन है। IoT आर्किटेक्चर की सबसे निचली परत कौन सी है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे निचली परत पे हम डिवाइसेस को रखते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, जैसे स्मार्ट अप्लायंसेस, इन सबको हम लोग लास्ट वाली लेयर में रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज स्मार्ट डिवाइसेस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, यूपीपीसीएल के एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द IoT आर्किटेक्चर? स्मार्ट डिवाइसेस। नेक्स्ट, डैश आर द डिवाइसेस दैट आर एबल टू एमिट, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा ओवर द नेटवर्क। डैश वे डिवाइस है जो नेटवर्क पर डेटा का उत्सर्जन, स्वीकार और प्रोसेस करने में सक्षम है। उम्मीद है इसका आंसर तो आप दे पाएंगे। IoT में ऐसी कौन सी डिवाइस है बेसिकली जो एमिट करती है, एक्सेप्ट करती है और डेटा को प्रोसेस करती है? वेरी सिंपल, ये सेंसर्स हैं, गेटवे है, एज आईटी है, या डेटा एक्विजिशन है। ये काम होता है सेंसर्स का, जो पहचानती है, एनालिसिस करती है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करती है। सो द करेक्ट आंसर इज सेंसर्स। नेक्स्ट, in Excel how many characters can be typed in a single cell? Excel में एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? तो हम जानते हैं बहुत सारी सेल्स होती हैं, रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से सेल बनती है, और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर एक सेल में टाइप किए जा सकते हैं? हियर इज दी ऑप्शंस गाइस। क्या होगा करेक्ट वन? बिल्कुल 32767 इतने कैरेक्टर्स को टाइप किया जा सकता है। तो 32,767 दैट इज द लिमिट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी टाइप इन अ सिंगल सेल। नेक्स्ट, इन ब्राउजर टोटल डैश कुकीज आर अलाउड? ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज की अनुमति है? कुकीज क्या होता है? व्हाट आर कुकीज? हम जानते हैं कुकीज टेक्स्ट फाइल होती हैं। नंबर वन, सेंड कौन करता है कुकीज को? सर्वर। स्टोर कहां पर होती हैं कुकीज? ब्राउजर पे यानी क्लाइंट में। और ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज स्टोर हो सकती हैं, अलाउड है? तो आंसर है 300 कुकीज। द करेक्ट वन इज 300। कुकीज क्या होती हैं फिर से ध्यान रखिएगा, हमारी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर ट्रैक करने के लिए कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ईच कुकी कैन होल्ड अप टू डैश केबी डेटा। अगर हम ब्राउजर में 300 कुकीज को मेंटेन कर सकते हैं तो मुझे बताइए प्रत्येक कुकी
डैश केबी डेटा तक रख सकती है। कितना डेटा कुकीज होल्ड करके रख सकती है? 2 KB, 1 KB, 4 KB या 3 KB? Absolutely guys, the correct one is 4 KB डेटा। 4 KB डेटा यहां पर स्टोर किया जा सकता है। 4 KB बोलें या फिर 4096 बाइट्स बोलें, लगभग बराबर ही बात है, क्योंकि 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, तो 4 KB बराबर लगभग 4096 बाइट। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, what type of parallel port was used in Apple computers? Apple कंप्यूटर में किस प्रकार के पैरेलल पोर्ट उपयोग किया जाता था? तो हम जानते हैं पैरेलल पोर्ट का ज्यादातर इस्तेमाल प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए पहले के समय में किया जाता था। और एप्पल के कंप्यूटर्स में जिस पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता था उसका नाम क्या है? VGA, HDMI, SCSI या USB port? Very good. And the correct answer is SCSI port. System Computer System Interface, that is called Small Computer System Interface, that is called SCSI. Small Computer System Interface. Very good. Next, which keyword in Python is used to catch an exception? अपवाद को पकड़ने के लिए पाइथन में किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पाइथन। कॉन्टिन्यू, डेफ, डेल, एक्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, आपको पढ़ाया हुआ है हमने पाइथन में कि एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, बग को हैंडल आउट करने के लिए, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, कैच करने के लिए एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। So the correct answer is accept. Next, Python is a dash language. Python कैसी लैंग्वेज है? अपर केस, स्मॉल केस, केस सेंसिटिव या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं कि पाइथन केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस में डिफरेंस है, तो ये कैसी हो गई गाइस? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट, in C programming, the keyword used to transfer control from a function back to the calling function is called? बहुत आसान क्वेश्चन सी लैंग्वेज का। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग थोड़ी भी पढ़ी है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सी प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन से वापस कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं? ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, आंसर इज रिटर्न का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस। बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस क्वेश्चन की अहमियत कितनी है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो डैश एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग डिवाइस के आईपी पते से मैक पता खोजने के लिए किया जाता है। तो आपको फाइंड क्या करना है? मैक एड्रेस। गिवन क्या है? आईपी एड्रेस। किसकी मदद से कर पाएंगे? एआरपी प्रोटोकॉल की मदद से, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दैट इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, the number of characters that can be represented in ASCII 8 are? ASCII 8 में कितने अक्षरों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? आप जानते हैं ASCII कितने बिट की होती है? 7 बिट की। eASCII, एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट की होती है। यहां पर बात किसकी हो रही है? eASCII की, क्योंकि 8 दिया गया है। ये कितने कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा? 2 टू दी पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब 256 कैरेक्टर्स, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 256 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक बनाने के लिए सही HTML क्या है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने।
तो हाइपरलिंक का मतलब क्या है? सिर्फ लिंक बोलें या हाइपरलिंक बोले, बात तो एक ही है। हाइपरलिंक का मतलब जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज नेविगेट हो जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। कंट्रोल के का इस्तेमाल होता है एमएस वर्ड में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के है। एचटीएमएल में हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग के साथ href का इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए href https www.uppcl.com ब्रैकेट बंद uppcl.com एंकर टैग क्लोज। यानी एंकर टैग आपका ओपन हुआ और एंकर टैग आपका बंद हुआ। एंकर टैग के साथ में href का करते हैं इस्तेमाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग मींस। सेल पैडिंग बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर आप सेल पैडिंग जानते हैं तो आप सेल पैडिंग को इंक्रीज करना भी जानते हैं। इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ योर साइट, इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द सेल, सेल के बीच की स्पेस को बढ़ाना, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही। सेल पैडिंग का मतलब सेल और उसके कंटेंट के बीच की स्पेस को इंक्रीज करना। तो इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द सेल एंड इट्स कंटेंट, सेल बॉर्डर एंड इट्स कंटेंट, and that is called cell padding. So option 3 will be the right one. Next, which tag can set the background color for your page? कौन सा टैग HTML में आपके पेज के लिए बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता है? बॉडी, फॉन्ट, हेड या टाइटल? हम जानते हैं बैकग्राउंड के लिए बॉडी, बैकग्राउंड, बॉडी बीजी कलर, तो हमेशा किसका यूज होता है? बॉडी का। सो द करेक्ट आंसर इज बॉडी टैग। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट्स द आइटम, दैट लिस्ट होगा, है ना, दैट लिस्ट द आइटम विद बुलेट्स। आप एक सूची कैसे बना सकते हैं जहां वस्तुओं को लिस्ट से प्रकाशित करती हैं? लिस्ट के फॉर्म, डीएल, यूएल, ओएल या नन ऑफ दी अबव? बात किसकी हो रही है? बुलेट्स की। बुलेट्स का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो आंसर क्या होगा? ओएल, दैट इज सॉरी यूएल, है ना। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है? यू से शुरू होगा, तो अनऑर्डर्ड मींस यूएल इज द राइट वन। ओएल का मतलब क्या है? हम आपको प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं। ओएल का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, जहां 1 2 3 4 या ABCD के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओएल होगा। और अनऑर्डर्ड का मतलब जहां टिक या बुलेट्स की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी दी एडेड बाय यूजिंग TD एंड TD टैग? TD और TD क्लोज टैग को उपयोग करके क्या जोड़ा जाएगा? हम जानते हैं T का मतलब यहां पर टेबल है और D का मतलब यहां पर डेटा है। तो टेबल डेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को, मेटा डेटा को, सेल को या कॉलम्स को? बिल्कुल सही। एक बात तो हम जानते हैं कि रोज के लिए TR टैग का यूज होता है, जबकि कॉलम्स के लिए TD टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेबल के अंदर जो डेटा है, इसका मतलब कॉलम्स की यहां पर बात हो रही है। सो द करेक्ट वन इज कॉलम्स। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट ईमेल लिंक? इनमें से ऐसा कौन सा लिंक है जो हम ईमेल में यूज करेंगे HTML में? HTML में ऐसा कौन सा ईमेल लिंक एम्बेड किया जा सकता है? बहुत सोच के बताइएगा इसका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। AHRF मेल टू xxx@yyyy, मेल AHRF दिस वन या HRF दिस। हम जानते हैं कि किसी भी लिंक को, किसी भी हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए, अभी मैंने देखा था, है ना, हम लोगों ने इस बात को देखा था
कि हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग के साथ href का यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? एंकर टैग href, मेल टू का इस्तेमाल करते हैं ईमेल के लिए, तो ऑप्शन 1 विल बी दी राइट वन, है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो एंकर टैग, ए के साथ में href, और इसके लिए जो सिंटेक्स यूज होता है वो मेल टू का यूज होता है ईमेल लिंक को एम्बेड करने के लिए HTML में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज, आमतौर पर प्रयोग होने वाली फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना है? जो कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क है उसका जो नॉर्मल साइज है वो कितना है? 4.5 इंच, 3.5 इंच, 3.25 इंच या 5.5 इंच? करेक्ट आंसर होगा 3.5 इंच यानी 3.5 इंच डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ द फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट, which of the following shortcut is used to insert a note in a cell in MS Excel 365? MS Excel 365 में सेल में नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट को उपयोग किया जाता है? नोट बोलें या कमेंट बोलें, बात एक ही है। अगर हमें MS Excel में सेल में नोट या कुछ कमेंट ऐड करना है तो शिफ्ट के साथ F2 का यूज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, which of the following shortcut to add a new row above a given row in MS Excel 365? MS Excel 365 में गिवन रो के ऊपर एक रो ऐड करनी है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? बताइए। ऑल्ट सी आई, शिफ्ट आई आर, ऑल्ट आई आर या शिफ्ट स्पेस बार? तो मैंने आपको कैसे याद करवाया था? ऊपर ऐड करना है, ऊपर का मतलब एयर, एयर मतलब ऑल्ट आई आर, ए आई आर मतलब एयर। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ऑल्ट के साथ आई प्लस आर, यानी आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट, डैश इज एनी डिवाइस सच एज पीसी, कॉमा प्रिंटर और अनदर सर्वर which request services or resources from a server। डैश कोई डिवाइस है जो पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है उसे क्या बोलते हैं? जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट है, जो रिस्पॉन्स देता है वो सर्वर है। तो क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है? रिक्वेस्ट सर्विस और रिसोर्स, जो सर्विस और रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है और जो रिक्वेस्ट करे वो क्लाइंट। सो द करेक्ट आंसर इज क्लाइंट। नेक्स्ट, which of the following malicious program do not replicate automatically? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम स्वचालित रूप से दोहराया नहीं जाता, जो रेप्लिकेट नहीं करता? एक ही ऐसा प्रोग्राम है जो रेप्लिकेट नहीं करता और वो है क्या? ट्रोजन हॉर्स। दैट इज द राइट वन, है ना। तो ट्रोजन हॉर्स कभी भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो इसी के साथ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आउट ऑफ 50 आपने बेटर परफॉर्म किया होगा। 50 में से कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। When was Safari first released by Apple? एप्पल का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है? सफारी है, हम जानते हैं इस बात को। तो ये कब डेवलप किया गया, कब रिलीज किया गया एप्पल के द्वारा, ये आपको बताना है। एप्पल द्वारा पहली बार सफारी कब जारी किया गया था? ये रहे ईयर्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा आपको सेशन, है ना। एक बार लाइक करिएगा,
अगर पसंद आया हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बढ़िया तरीके से देखिए, क्वेश्चन को जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतने अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट की मजबूती बहुत जरूरी है। जब तक यूपी पीसीएल के पेपर को देने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप कंप्यूटर के पोर्शन को क्वालिफाई कर पाए। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल टाइम्स, कम से कम या पांच बार आपने पीडीएफ से स्टफ को रिवाइज किया हो, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि ये आएगा तो ये आंसर होगा, ये आएगा तो ये आंसर होगा। इतने फंडामेंटल्स अगर आपके मजबूत होंगे तभी आप यहां पर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि यूपीपीसीएल खुद ये कहता है कि 50 में से 25 ला के दिखाओ, है ना, 25, यही तो वो कहता है। तो कम से कम आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे? 40 क्वेश्चंस आपको लगभग कम से कम करने ही होंगे, क्योंकि उसमें से कुछ गलत भी होंगे लगभग आपके, है ना। तो कोशिश करिएगा कि 35 टू 40 आपके अटेम्प्ट हो, और वो अटेम्प्ट जितने एक्यूरेट हो पाए। एक्यूरेसी मैटर करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना, वरना नेगेटिव मार्किंग होगी और मार्क्स और कम हो जाएंगे। एक्यूरेसी मेंटेन होगी तो आप ये गारंटी कर पाएंगे कि उसमें से 3-4 अगर गलत भी हुए तो आप सेफर साइड पर है। कितना भी टफ पेपर क्यों ना हो, कितना भी टफ, लगभग 35 टू 40 क्वेश्चंस डुएबल होंगे, ये डैम श्योर है। हर एक पेपर में ऐसा रहा है कि 35 से 40 क्वेश्चंस तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा और मेहनत की हुई है तो आप 40 प्लस स्कोर भी यहां पर कर पाएंगे। तो एज सच कुछ डरने वाली बात नहीं है, डुएबल है। बस एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड को मेंटेन कर पाते हैं, रिलैक्स कर पाते हैं, और अपने आप में कॉन्फिडेंस को जनरेट कर पाते हैं, यही डिसाइड करेगा सिलेक्शन। क्लियर है? तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करिएगा एग्जाम में, मुझे आपसे पूरी उम्मीदें हैं, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेहनत हम लोगों ने करी है आप उसे बिल्कुल भी बेकार नहीं होने देंगे। गॉड ब्लेस यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।